बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमारे बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। हमारे लिए गर्व की बात है कि वर्तमान सरकार में वो हमारे डिप्टी सीएम हैं और एक पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति को डिप्टी सीएम बना करके अच्छा काम किया है। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जो बनाने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय डिप्टी सीएम साहब, हमारा ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से चल रहा है और आपको हम दोबारा से बताना चाहते हैं कि जो वर्तमान विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक चुन करके आए हैं, जिनमें 25 एसटी के लिए सुरक्षित सीट और 34 एससी के लिए सुरक्षित सीट, 9 एसटी के सामान्य पर, 1 एससी का हमारा सामान्य पर, जो 69 टोटल विधायक जीत के आए हैं, उनको हमने यहाँ आमंत्रित किया है। और इस कड़ी में जो माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब, जिनको बाबा साहब के बाद पहला अनुसूचित जाति का कानून मंत्री बनाया, उन्हें भी हमने आमंत्रित किया। और हमारे जोगेश्वर गर्ग साहब, जिन्हें मुख्य सचेतक बनाया, उन्हें भी हमने आमंत्रित किया। और हमारे अपोजिशन लीडर जो शेड्यूल कास्ट से जिनको बनाया, उनको भी हमने यहाँ बुलाया है। दोनों ही पार्टी के विधायक यहाँ मौजूद हैं और हमारा कार्यक्रम चल रहा है। सभी विधायक यहाँ पर समाज हित में और एकजुटता का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूँगा आदरणीय डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा साहब, हमारी इस वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष साहब और डीजी साइबर क्राइम साहब, और हमारे जीएल वर्मा जी और मैं खुद, और हमारे भागचंद मीना जी और सोमावत साहब, कृपया आप सभी आएं और हमारे उप मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करें। सत्रवाल साहब। सेंटर एक बार सामने जाओ। सर एक बार और एक लंबा फोटो करवा लीजिए। हमारे बीच में महेंद्र पाल मीना जी जम्बा रामगढ़ विधायक पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और सत्रवाल जी, पूजा वर्मा जी, टीकाराम मीना जी, आप उनका स्वागत करें। अशोक मीना जी, और साथ ही हमारे डिप्टी सीएम साहब डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब, कृपया हमें संबोधित करें। मैं सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूं और सामने और मंच पर मेरी समाज के चरणों में नमन करता हुआ मैं आज अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी संस्थान जयपुर के सम्मान्य अध्यक्ष श्री रवि प्रकाश जी मेहड़ा साहब, महासचिव जीएल वर्मा साहब,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्मान्य BL बैरवा जी, अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संस्था जयपुर के अध्यक्ष भागचंद जी मीणा जी, GS जसोल साहब, टीकाराम जी मीणा, और हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के सांसद रामकुमार जी वर्मा साहब, हमारे जाट समाज के अध्यक्ष राजाराम जी मील साहब, और मंच पर विराजमान सभी माननीय विधायकगण नहीं, पहले सर हमारे माननीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, मुख्य सचेतक जी, और ये मौसम साथ नहीं दिया, वरना और बहुत कुछ इनका अनुभव और आप लोगों के बीच में शेयर करते। सम्मान्य रामकेश जी मीणा, हरीश जी मीणा, श्रीमती शोभा चौहान, श्रीमती इंदिरा जी मीणा, श्री रामसाय जी वर्मा, श्री घनश्याम जी मैर, श्री विक्रम बंसीवाल, श्री लालाराम जी बैरवा, श्री मांगीलाल जी मीणा, श्री अनीता जाटव, श्री संजय जाटव, श्री राजेंद्र जी मीणा, नौक्षम चौधरी जी, श्रीमती रितु बानावत, श्री CL प्रेमी जी, श्री पीताराम कालार, महेंद्र पाल मीणा जी, और सभी सामने विराजमान मेरी इस समाज के सभी गौरव और सिरमौर। जैसा कि अभी जोगेश्वर जी गर्ग साहब ने भी और कई यहाँ वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको बताया और इनके अनुभव आप लोगों तक पहुँचाया। निश्चित रूप से हमारा कौन सा काम नहीं हो, कौन कमजोर रहे और कौन सी मूर्ति नहीं लगे, ये डिपेंड करता है हम अपनों को अपना समझ के अगर हम एक हो जाएं तो निश्चित रूप से हम हर चीज़ को पा सकते हैं। लेकिन पहले हमारे को ये भावना हमारी समाज में जागृति लानी पड़ेगी। हम कई समाजी जातियों में बट जाते हैं और कोई अपने आप को कौन सी जाति का समझने लग जाता है, कोई कौन सी जाति का समझने लग जाता। अगर इस देश में अपनी पहचान बनानी है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति केवल एक होकर चले तो निश्चित रूप से ऐसा कोई काम और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें ये समाज पीछे रह जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व की यही बात है कि हम अपनों को अपना समझ के उसका सहयोग करें। इसलिए मेरा इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन यही रहेगा कि हमारा व्यक्ति कहीं भी, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, लेकिन हमारे आदमी के लिए हम इतना सहयोग करें जितना कि उसको जितने भी जरूरत पड़े। तो निश्चित रूप से हम सारे हक हमारे लेना जानेंगे, लेकिन हम लोगों को एक होने की जरूरत है। मैं आज इस मंच और के माध्यम से आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों का बच्चा, आप लोगों का बेटा और भाई हूँ, आप लोगों के बीच में से निकला हूँ और मुझे जितना दर्द आपका होगा निश्चित रूप से और कोई का बहुत कम, लेकिन आप लोगों का सबसे ज़्यादा इसलिए होगा कि मैं आपका बीच का हूँ। आपने मुझे पाला हो, आज आपने मुझे पढ़ाया है, आपने मुझे संस्कार दिए हैं, इसलिए मैं आपकी बात पहले मेरे मन में लेके चलूँगा। इसलिए मैं तो इस मंच के माध्यम से आपको आज यही कहूँगा कि आपने जो मान और सम्मान देकर आज इस मंच पर हमारे को बुलाकर जो मान और सम्मान दिया, इससे हमारा हौसला अफजाई नहीं, आप सबका हौसला अफजाई होगा कि हम एक जगह होकर, सारी समाज एक जगह होकर और एक जाति के नाम से हम इकट्ठा होकर एक सहयोगात्मक भावना से यहाँ हैं, एक दूसरे की समरसता का भाव लेकर हम एक जगह बैठे हैं। तो अगर हम ऐसा बैठते रहेंगे, ऐसे एक जगह होकर अपने दुख तकलीफ हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी समाज की पहचान इस देश में, इस राजस्थान में अलग ही होगी। मैं हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन करने आया हूँ। मेरे को आप लोगों के बीच में से निकाल के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व में जो हम लोगों को सम्मान दिया, हमारे MLA को, हमारे मंत्री को, उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जो कि आपका मान और सम्मान उन्होंने दिया, कोई भी पार्टी हो, निश्चित रूप से हम एक होंगे तो हमारा हक किसी भी पार्टी में लेके रहेंगे, ये भावना हमारी होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जहाँ भी इस समाज के बारे में मुझे कहीं भी बोलने का, कहीं भी मुझे जाने के लिए, कहीं भी किसी काम के लिए कोई भी आएगा, निश्चित रूप से मैं उस हद तक जाऊँगा जिस हद तक मुझे जाना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे डिप्टी CM साहब को शाहपुरा भी जाना है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी व्यस्तता है, लेकिन आपके स्वागत के लिए बहुत लोग आतुर हैं। मैं नाम
बोल रहा हूँ। प्रशांत मेहरा जी, सीकर की हमारी जो जिला इकाई, दीपक कैटरस, एक नरसी किराड़ जी हमारे पदाधिकारी हैं, कैलाश सांकला जी, और इसके अलावा तारा बेनीवाल, आर्किटेक्ट दौलत राम मालिया जी, गोपाल मुंडोतिया जी, आप कृपया जल्दी जल्दी पधारें। जल्दी पधारें। सुरेंद्र नारोलिया जी, स्मिता रॉयल फिलिंग, राजकुमार पन्नू जी, बाबूलाल राणा जी, सीकर जिला कार्यकारिणी के लोग, नीमका थाना कॉलेज, घासीराम रैगर जी, शंकरलाल मीना जी जिन्होंने एड भी छपवाया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, मंच पर ज्यादा नहीं आए, लाइन से लाइन से लाइन से जो भी आ रहे हैं लाइन से आ जाएं, सब अपना सम्मान देके और आगे निकल जाएं। धन्यवाद। रामबाबू गौतम जी, घासीराम जी, योगेंद्र कुमार जाजोटर, चरणदास जी, विनोद मीना जी, कृपया जल्दी करें। जल्दी। मोहम्मद सागर जी, अब कृपया नीचे रुक जाए प्लीज प्लीज। जो लिस्टेड है वही लोग आ रहे हैं। साथियों, हमें पता है कि आप सब लोग डिप्टी सीएम साहब का स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था को आप सहयोग करें। आप सबके बिहार पर हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कृपया मंच खाली कर दें। हमारे लोग, बाकी लोग, हमारी महिला विंग, हमारे विधायक जी जो पहले आए थे, डॉक्टर विश्वनाथ जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमें संबोधित करें। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के हमारे अध्यक्ष और आदरणीय डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा जी, डीजी साहब, बैरवा साहब, और हमारे बीच में राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम परम आदरणीय प्रेम जी बैरवा साहब, हमारे मुख्य सचेतक परम आदरणीय जोगेश्वर जी गिरड़ साहब, मेरे साथ सभी विधायकगण, सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण, सबको मेरा जय भीम। मैं सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा जो ये आयोजन किया, इसके लिए सभी आयोजनकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस मंच पे सभी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक आज सब लोगों को आपने एकत्रित करने का जो काम किया, इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इस मौके पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस पद पे हम हैं और जिस पद पे आप हो, वो बाबा साहब की वजह से ही हम आज इस जगह पर हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया,
उस संविधान के तहत ही हमें आज ये मौका मिला है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि समय अब परिवर्तन होने जा रहा है, हो रहा भी है। आप लोग सब जिस तरीके से एकत्रित होकर यहाँ पर एक संगठित होकर बाबा साहब के दिए हुए मूल मंत्र के आधार पर हम जो काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और संगठन जो आगे बढ़ रहे हैं, ये आने वाले समय में और अच्छा इसका परिवर्तन होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं पहली बार विधायक बना 2008 में माननीय डिप्टी साहब, तो उस वक्त 40-50 किलोमीटर तक कोई स्कूल हुआ करती थी। मैं मेरी भी विधानसभा की बात करूं तो उस वक्त मेरी पूरी विधानसभा में सिर्फ 10वीं और 12वीं की 3 स्कूल हुआ करती थी। लेकिन आज जो परिवर्तन हुआ है कि हमारी विधानसभा में करीब 65 साल आज़ादी के बाद में जो स्थिति थी वो आज सुधरी है और वहाँ पे 65 12वीं की स्कूलें हैं और 10वीं की स्कूलें भी 80 के आसपास हैं। ये परिवर्तन इस वजह से आएगा कि 40-50 किलोमीटर तक स्कूलें नहीं हुआ करती थी। आज तो स्कूलों का तंत्र हमारे राजस्थान में हुआ है, इस वजह से आज हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई पढ़कर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में इसका और भी अच्छा परिवर्तन होगा। मैं संबोधन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय केशवराय पाटिल विधायक CL प्रेमी साहब से अनुरोध करूंगा कि आप हमें यहाँ संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। आज डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की तरफ से आयोजित इस सम्मान समारोह में हमारे मंच पर विराजमान मेरे साथी सभी विधायकगण और आपकी इस संस्था के सभी पदाधिकारीगण और इस संस्था से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं, साथियों, मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये संस्था 1980 और 81 से चल रही है। बहुत अच्छी बात है। अंबेडकर साहब के नाम से आपने संस्था चलाई है और एक कंटिन्यूशन में अपने आयाम राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में स्थापित कर रही है। इसलिए मैं पूरे जो राजस्थान के सारे जो मेंबर हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और अभी जो आपके अध्यक्ष जी हैं रवि प्रकाश जी बहेड़ा साहब, आपके बनवारी लाल जी बैरवा साहब, दयाचंद जी सक्करवाल जी, GL वर्मा साहब और आपकी कार्यकारिणी, साथियों, मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग एक रहें। जिस दिन SC ST एक होगी तो आपका संविधान खतरे में कभी नहीं पड़ेगा। नोट करिए, चाहे हम BJP के रहें या हम कांग्रेस के रहें, लेकिन हमारा अस्तित्व अंबेडकर साहब से और किसी से नहीं। अंबेडकर साहब ने कितनी कठिन परिस्थितियों से
निकल करके आज हम लोगों को इस स्थिति में लाया है। उनके साथ कितनी कठिनाइयों से जूझना पड़ा उनको। उनके 4 बच्चों की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और इसलिए नहीं मानी कि भाई चाहते तो वो कुछ भी बन सकते थे। वो चाहते तो अच्छी नौकरी में भी जा सकते थे, अमेरिका लंदन भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं चुनी। उन्होंने ये चुनी कि मेरा जो उपेक्षित समाज है, जो बरसों से उपेक्षित थे, मैं उसमें सुधार कैसे लाऊं, लोगों का जीवन कैसे अच्छा बनाऊं। वो चाहते तो जज भी बन सकते थे, वो चाहते तो अमेरिका और लंदन में भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए, आप और हमारे लिए जितनी कुर्बानियां दी है वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। और वो तो ये काम कर गए, और इतने पढ़े लिखे थे कि उनके पास 4 तो पीएचडी की डिग्रियां थी, और मैं समझता हूँ कि 28 डिग्रियां थी उनके पास टोटल। संविधान लिखने का मौका आया तो उनके बराबर कोई इंटेलिजेंट आदमी इंडिया में नहीं था। और मैं तो आज भी कहता हूं कि आज भी भारतवर्ष में इतनी डिग्री वाला ना तो जनरल का है ना और कास्ट का है, इतनी डिग्री वाला कोई आदमी नहीं आज भी। तो हमें सारे विधायक हम बैठे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि हम हमारे समाज का भला करें, चाहे हम आईएएस आईपीएस बन के करें या एमएलए बन के करें। मैं तो जो भी आईएएस और आईपीएस बनते हैं, मैं तो उनसे भी अनुरोध ये करना चाहूँगा कि आप हमारे समाज के लिए भी कुछ करें। आप ये ना सोचें एक ना एक दिन सबको रिटायरमेंट होना है। जो आज हम विधायक हैं, कभी आएंगे कभी जाएंगे। नौकरी करने वाला भी 60 साल की उम्र के बाद उसका रिटायरमेंट होना ही है मतलब। और अंततः आपको इस संसार से जाना ही है। लेकिन आप ऐसे कर्म करके जाइए। बाबा साहब ने कहा था कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन महान होना चाहिए। और महान कैसे हो, तब आप अच्छा काम करें, आप समाज के लिए करें। आप जब बाबा साहब ने इतने कष्ट झेल करके अपने समाज के लिए इतना कर गए, तो आप लोग भी तो कुछ करो यार। कौन मना कर रहा है आपको? आप ये सोचते हो कि यार वो पार्टी वाले वो कर देंगे, वो मेरे से नाराज हो जाए। कोई नाराज नहीं होता, गलत फहमी है। आज कोई कास्टिज में नहीं है, लेकिन हम अपने आप को ही डरपोक समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डर के रहने से तो कोई फायदा नहीं है भैया। अम्बेडकर साहब डर जाते तो शायद वो उनको संविधान लिखने का मौका भी नहीं मिलता, और संविधान लिखने का मौका भी नहीं मिलता, ना तो हम एमएलए बनते और ना आप नौकरियों में आते। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जीवन में कबीर साहब का एक दोहा मैं पढ़ता हूं आपसे कि कबीरा जब हम पैदा हुए, लोग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम रस हंसे चले। तो आप ऐसे कर्म करिए। आप कबीरदास जी ने बहुत अच्छे कर्म किए, रविदास जी ने बहुत अच्छे कर्म किए। तो जिन लोगों ने, महात्मा गांधी ने बहुत इस देश को अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी जी ने आज़ाद कराया। अम्बेडकर साहब के पास क्या था? एक कलम ही थी मात्र, कोई तलवार नहीं थी उनके पास, कोई ऐसी चीज नहीं, चक्कू छुरा तलवार लड़ाई झगड़ा अम्बेडकर साहब ने थोड़ी किया। मात्र आपको कलम दी, और कलम का अधिकार इतना बढ़िया दे दिया आपको कि आपको करना है वो तो देके चले गए। इस देश में राम भी आए, इस देश में कृष्ण भी आए, इस देश में बुद्ध भी आए, इसमें महावीर जी भी आए। सब अपने अपने कर्म करके चले गए, लेकिन जितना कर्म हमारे लिए अम्बेडकर साहब ने किया शायद किसी ने भी नहीं किया। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। यदि हम भूल जाएंगे, कोई छोटी नौकरी लगने के बाद अपने परिवार को भूल जाते हैं, आईएएस और आईपीएस बनने के बाद अपने लोगों को भूल जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यदि ये हमारे दिल में भावना रहेगी, आप निडर होकर काम करिए, आप ईमानदारी से करिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आप में ईमानदारी होनी चाहिए,
आप भलाई के लिए पैदा हुए हैं, बुराई के लिए पैदा नहीं हुए। ये सोच के यदि आप काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम SC/ST वालों का सबका भला कर पाएंगे। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मुख्य सचेतक साहब बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, जोगेश्वर गर्ग साहब, और भी हमारे विधायक हैं। राजस्थान में 34 सीटें हैं आरक्षित। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और सारे विधायक साथियों और मेहरा जी, आपको मैं निवेदन करूं, 34 में से एकमात्र जालोर सीट है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है। उस सीट से 5वीं बार आ रहा है। लेकिन यहाँ पहली बार आया। अब रवि मेहरा जी अनुभवी पुलिस अफसर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ इसका जांच करें निष्पक्ष कि गलती मेरे में रही या और कहीं नहीं। दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने मृत्यु से पहले एक बहुत गंभीर स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों से बहुत निराश हूँ। ये भी एक शोध का विषय है। यहाँ प्रोफेसर लोग बैठे हैं और उच्च शिक्षा विभाग माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपके पास ही है, इस पर रिसर्च करवाइए कि वो स्टेटमेंट अब भी लागू हो रहा है क्या, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, उसमें परिवर्तन संशोधन की कितनी गुंजाइश बनी है, ये भी जांच का विषय। हमको बार बार ये कहा जा रहा है कि तुम अनुसूचित जाति के लिए या जनजाति के लिए रिजर्व सीट से जीत कर आ रहे हो। आप लोग जो अफसर बने हैं, कर्मचारी बने हैं, वो भी रिजर्व सीट से ही बने हैं। जितना उत्तरदायित्व हमारा बनता है आपका भी बनता है। जब हमसे उम्मीद की जाती है कि हम आपके लिए आपके हकों की लड़ाई हम लड़ाएं, जब कभी इस वर्ग पे आपत्ति आती है हमारा गला पकड़ के हमसे काम करवाते हैं, और हमने किया है। जब आपके पास कोई गरीब अनुसूचित जाति वर्ग का आदमी आता है अपनी समस्या लेकर, दुखड़ा लेकर, हम उसको कितना सहानुभूति से, कितनी संवेदनशीलता से डील करते हैं, ये भी शोध का विषय है। मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं है इस बारे में, लेकिन अपने गिरिबान में हमको सब कुछ झांकना चाहिए। तीसरी बात निवेदन करता हूँ, कितने लोग हैं जो खुल के बोलते हैं जहाँ बोलना चाहिए। विधानसभा का मेरा 5 बार का रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए। आपके हित के मुद्दे जब भी आए हैं, अपने नौकरी की, अपने कैरियर की परवाह किए बिना आपके लिए बोला। पिछली बार भी जो पिछली 15वीं विधानसभा में जो आया था बिल बजट में अपना हिस्सेदारी कर, उस पर कौन बोले थे, कितने लोग बोले थे, कैसे बोले थे, वो रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए। आउट ऑफ वे जाकर वो सब बातें मैं बोला जो बोलने से मेरे करियर पे आँच आ सकती है, और आती है आँच। और मैं एक किस्सा निवेदन कर रहा हूँ आपको। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही थी, मैं जोधपुर और अजमेर संभाग का प्रभारी था, रथ में था। अरुण सिंह जी साहब हमारे प्रभारी महामंत्री उसमें साथ थे। बाई चांस अकेले हुए, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या स्थिति है मेरे टिकट की, कोई गड़बड़ है क्या? बोले हाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। बोले क्या शिकायत है? तो बोले कुछ शिकायतें हैं। मैंने कहा एक शिकायत तो ये होगी कि मैं घमंडी बहुत हूँ। बोले हाँ ये शिकायत है। मैंने कहा SC/ST का हर स्वाभिमानी व्यक्ति घमंडी ही लगता है, मैं हूँ। फिर और क्या है, तो उसमें भी फिर बोले कुछ छोटी छोटी बातें थी। मैंने कहा ये सब बातें इसलिए पैदा की जाती है कि SC की लीडरशिप डेवलप नहीं हो जाए। बार बार यदि विधायक बनेगा तो लीडर बन जाएगा, एक बार बना, दूसरी बार बना, फिर बदलो। ये परंपरा है, उस परंपरा को नहीं तोड़ोगे तो फिर आपको लीडर नहीं मिलेंगे। MLA तो मिल जाएंगे, 34 में 34 आने हैं, लीडर नहीं मिलेंगे। उन्होंने उस बात को नोट किया और उस बात के आधार पर सहयोग से उसी समय अजय किलक साहब आ गए। वो अपने लिए बात कर रहे थे। फिर मैंने उनसे मजाक में पूछ लिया, मैंने कहा मेड़ता आपके पास की सीट है, SC की सीट है, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, थोड़ा बताओ ना किलक साहब क्या करना चाहिए। और किलक साहब ने जो जवाब दिया आपको सुनने की आवश्यकता है।
क्लर्क साहब ने तुरंत कहा कि साहब हमको मेहरता सीट पे तो अंगूठा साहब सीधा साधा आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए। मैंने कहा अरुण सिंह जी नोट करो, ये है हमारे लिए भावना। ऐसे ही एमएलए छाट के लाए जाते हैं जो नहीं बोले, यस खड़ा हो जा तो खड़ा हो गया, बैठ जा तो बैठ गया। लल्लू राम एमएलए चाहिए इनको, पढ़ा लिखा समझदार एमएलए नहीं चाहिए। लेकिन जब पढ़ा लिखा समझदार एमएलए अपनी कैरियर पे रिस्क लेकर आप लोगों के लिए जो लड़ रहा होता है, तो उसको मदद करने के लिए आप लोग कितना खड़ा होता है, ये भी एक शोध का विषय है। मेरा जी जानता है कि मैं कैसे जीत कर आ रहा हूँ और मुझे कितना सहयोग मिल रहा है, वो मेरा जी जानता है। इसलिए इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है और ज़ोर शोर से विचार करने की आवश्यकता है। हम हमारे लोगों को कितना समर्थन करते हैं, हम हमारे लोगों को कितना मजबूत कर रहे हैं। मैं आखिरी एक सवाल इस समाज से पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन में लोकसभा में नहीं जा सके, 52 का इलेक्शन हार गए, 53 में उपचुनाव भी हार गए, दोनों बार रिजर्व सीट से लड़े थे। किससे हारे थे वो? डॉक्टर अंबेडकर के सामने खड़े कैसे हो गया हमारा आदमी? लीडर सब चाहते हो आप? उस लीडर को हमने मार दिया जिसने हमको पैदा किया। इस मानसिकता से निकलने की जरूरत है। सच सोच बड़ी करने की आवश्यकता है और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हम में जो लीडरशिप खड़ी हो रही है, चाहे नौकरी में खड़ी हो रही है, चाहे राजनीति में खड़ी हो रही है, उस लीडरशिप को सारा समाज कितना प्रोटेक्ट करता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस पर रणनीति बनाने की आवश्यकता है, इस पर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा जोगेश्वर को याद करो, जब सीधी सच्ची सुनना हो, ठाकुर सुहाती कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। मैंने थोड़ी सी कड़वी बात मीठे से कहने की कोशिश की है। इस पर चिंतन करिएगा, विचार करिएगा, मजबूत करिए उन लोगों को जो आपके लिए लड़ना चाहते हैं लेकिन आपकी कमजोरी के कारण लड़ नहीं पा रहे हैं। उनको मजबूती आप देंगे तो ज़रूर आपका भी अच्छा होगा, हमारे भी अच्छा होगा, लीडरशिप डेवलप होगी। इसी निवेदन के साथ मुझे याद किया, इस मंच पर आने का पहली बार मौका दिया, उसने मेरड़ा साहब का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा निवेदन है, हमारे पूर्व एमपी साहब, 2 साल से सांसद रहे हैं आप, और पहले भी विधायक थे और अभी भी विधायक हैं, डीजीपी भी आप रहे हैं। समय समय पर हमको आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। आपसे अनुरोध करेंगे कि इस अवसर पर आप भी हमें संबोधित करें। आदरणीय हरीश मीणा जी। अंबेडकर संस्थान द्वारा आयोजित इस समारोह के आयोजक रवि प्रकाश जी और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितना सराहनीय कार्य किया है, जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता था। और आपको इसमें बिल्कुल ही हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है कितने आए या नहीं आए। सबसे बड़ी बात है आए तो सही। और दूसरा, मंच पे विराजमान सम्मानित साथियों, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार वही होती है जिसको जनता चाहती है। आप सरकार के बनाने वाले हो और फिर भी आपकी मांगें जो आप लोगों ने उठाई है, हम लोग जो उठा रहे हैं, वो सरकार पूरी नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों? उदाहरण के तौर पे हम 69 एमएलए हैं राजस्थान विधानसभा में और कुल संख्या है 200। ऐसी कौन सी मांग है, अगर ये 69 एक साथ उठ के बोलते हैं, कौन सी मांग है, कौन सी सरकार है जो आपके बिना चल सकती है? कांग्रेस की हो, बीजेपी की, नहीं पढ़ना चाहता, कोई सरकार चल सकती है? जिनके 10-10, 5-5, 2-2 हैं वो चिल्ला रहे हैं और मर्जी आती है जो ले जाते हैं। तो उनको दोष मत दीजिए, उनसे ईर्ष्या मत करो, उनसे कुछ सीखो। वो कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। हम बहुत सारे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके जिम्मेवार हम सब हैं।
मैंने धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहता हूँ अम्बेडकर संस्थान वालों को कि विधानसभा में मैंने कभी भी नहीं देखा या लोकसभा में हम 5 आदमी एक साथ पानी पी लें, जो पानी फ्री का होता है। वो देख लेगा, वो क्या सोचेगा, मैं, मेरा दल, मेरी जाति, पता नहीं क्या क्या है। जबकि हमारी मुख्य समस्या क्या है, शुरू से रही है, हमें हमारे संवैधानिक अधिकार मिले। संविधान में जो दर्ज, हम कोई मांग ही नहीं है हमारी। संवैधानिक अधिकार क्या है? हमारे पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षण संस्थानों में जो भी नियम के मुताबिक आरक्षण मिले, उनको छात्रवृत्ति मिले, और सरकारी नौकरियों में उनको जो भी उनके संविधान में अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो मिले, नौकरियों में मिले, प्रमोशंस में मिले। आप कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हो, और उसमें भी देने में ऐसा एहसान करते हैं कि मान लीजिए आपको क्या दे दिया। और शुरू में अगर आप देखें, आरक्षण की व्यवस्था संविधान में सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए थी, इन्हीं के लिए थी, और सब दुनिया इनका विरोध करती थी। विरोध करने वालों ने सबने आरक्षण ले लिया, ओबीसी ने ले लिया, ईडब्ल्यूएस ले लिया, और अभी भी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम इतने लाचार क्यों हो गए? मैं सर और लोगों का तो कुछ नहीं कहूँगा, सरकारी कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हम जो जनप्रतिनिधि हैं, हमें एक चीज़ का डर है, टिकट नहीं देंगे। इनको दिन में बुला लो, रात में बुला लो, जूतों के समेत बुला लो, बिना कपड़े बुला लो, आ जाते तैयार हैं। कहीं भी बुला लो, यहाँ बुला लो, दिल्ली बुला लो, बहरौल में बुला लो, और ये जीतते हैं आपके वोट से। टिकट से आप लड़ते हो, जीतते हो वोट से। वोट के मालिक आप। ऐसा हमारा मालिक क्यों कमजोर हो गया? मालिक मतलब जनता, बहुसंख्यक तबका। अभी शायद भागचंद जी बता रहे थे कि 32% आबादी है। भागचंद जी अपने फिगर्स करेक्ट कर लो, 34% आबादी है। 20% अनुसूचित जाति की है, 14% अनुसूचित जनजाति। आप पुराने आंकड़ों पर चल रहे हो। हमको किसी का कुछ नहीं छीनना, हमें हमारा अधिकार लेना है। और कब मिलेगा? जब हम सब एक होंगे। आपको कोई दोष नहीं है जनता को, आप लोगों ने हमको पहुंचा दिया जहां पहुंचाना है। अगर हमको अधिकार नहीं मिल रहे तो हम जिम्मेवार हैं, जो आपके प्रतिनिधि कहलाते हैं। किसी के दोष नहीं है। हम अपना दायित्व कब निर्वहन करेंगे? जिस दायित्व के लिए, जिस जिम्मेवारी, आप कितने शौक से हमको वोट देते हो, जी जान लगा देते हो, निस्वार्थ वोट देते हो कि हमारा आदमी पहुंचेगा, हमारी बात उठाएगा। तो मैं किसी को, व्यक्ति को दोष नहीं दे, हमारी सामूहिक ये जिम्मेवारी है। इसमें दिक्कत क्या आती है? मैं तो सरकारी कर्मचारी रहा हूं लंबे समय तक, जनप्रतिनिधि अभी बना हूं। हर समाज के 10-10 संगठन है। जैसे अनुसूचित जनजाति का मैं बोलूं, वर्ग एक है जनजाति, तो एक ही संगठन होना चाहिए। 10-10 जेब में लेके चलते हैं। आप कौन, मैं अध्यक्ष। कब बन गए? बन गया, मेरी मर्जी आई जब। और भी होंगे, दूसरों में होंगे, मैं किसी का कुछ नहीं कहता हूं भाई। कब वोट पड़े, हम भी उस वर्ग के सदस्य हैं। बताओ हमने कब वोट दिया, आपने कब इसका घोषणा करी, किस तारीख को चुनाव होंगे, आइए वोट दीजिए। तो ऐसे जब अपना बिखराव होगा, अनुसूचित जाति में भी है, बहुत है ऐसा। मैं खुद को जानता हूं, पर किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं मैं। अधिकारियों में, सरकारी कर्मचारियों में आपका अलग अलग संगठन है। क्यों नहीं ऐसा हो कि हमारी लड़ाई सामूहिक है, हमारे अधिकार सामूहिक है, तो एक ही संगठन हो पूरे राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति है। जब ये 70 आदमी बात कहेंगे, सब सुनेंगे। आप 5-5 के टुकड़े में जाओगे, कोई नहीं सुनेगा। अधिकार तो एक ही संविधान में एक ही दिया है ना, एक ही वर्ग है सर ये। जो अनुसूचित जाति को है वो जनजाति को, जो जनजाति को है वो जाति को है। अलग कुछ भी नहीं है आपका, अलग हमारी सोच है जो इस समाज को लेके पीछे जा रही है। इस मौके पे मेरा जो सिर्फ अनुरोध ये है आपसे, आप जो हमको बनाते हो, आप हमारे ऊपर लगाम रखो। आप हमसे पूछा तो करो, साहब आपको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, आपने क्या किया? आप रिपोर्ट कार्ड हमसे नहीं लोगे, हमें निरंकुश छोड़ दोगे आप, तो फिर जो निरंकुश आदमी होता है वो करेगा, वही करेगा। तो आप आपका काम बनाना ही नहीं है, हमको बना के हमारी जवाबदेही आप तय करो।
कि साहब इतने दिन हो गए, इतने वो है, आपका परफॉर्मेंस बताइए। कब तो आपने सड़क पे क्या बोला, कब विधानसभा में, लोकसभा में जहाँ भी, राज्यसभा में जहाँ के आप सदस्य हैं, कब सरकार के पास ज्ञापन देने गए। आप में शक्ति ऐसी है बिना नेताओं के, जब बिना नेताओं के आप आंदोलन कर दोगे हरदम सफल हो गए। 2018 का एक वाकया याद है, हुआ था अप्रैल में, कोई नेता नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी, आप पे सब सरकारें आपके सामने झुक गई। नेताओं क्या थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, मैं भी उस श्रेणी का हूँ, तो मैं अपने आप को भी इस पर सम्मिलित करता हूँ। हम पहले खुद की सोचते हैं, मैं, मेरा स्वार्थ, मैं, मेरी पार्टी, दुनिया वो तो सभी है, उसमें अपना तो नहीं आता है। तो सर मेरा आपसे अनुरोध यही है, हम सब मिलके ऐसा प्रयास करें, हमको अपना अधिकार मिले। हम किसी का अधिकार छीन नहीं रहे हैं, हमें तो जो संविधान में दिया हुआ अधिकार है उसी की तो मांग कर रहे हैं। जैसे बड़ी सही बात इंदिरा जी ने कही अभी, बाबा साहब की मूर्ति विधानसभा में क्यों नहीं है, इसके हम जिम्मेवार हैं, आप जिम्मेवार नहीं हो, जो भी आपके प्रतिनिधि हम लोग वहाँ बैठते हैं। ये BL बैरवा साहब ने कही कि अम्बेडकर सर्कल है वो मूर्ति कोने में क्यों, हम जिम्मेवार हैं, आप, हम बनाने वाले आप, तो कृपया हमारे ऊपर अंकुश रखें, ऐसा कोई प्रोग्राम रखें, आप दीजिए। अम्बेडकर संस्थान वालों से मैं आग्रह करता हूँ, जो भी विधानसभा का सत्र अगला है, अभी 8 तारीख को एक दिन के लिए आएगी, उस तारीख को कह दीजिए सब MLA आके पहले धरना देंगे विधानसभा गेट पे। विधानसभा तो आएंगे सब, आइए दीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन साथ है कौन नहीं है। बुलाइए, विधानसभा में आएंगे, इनको आने के 2000 रुपये मिलते हैं, आएंगे एक भी नहीं छोड़ेगा, और वो साइन करने पे मिलेंगे इनको। तो वो तो है, ये आप पे, सब पे, कन्हैयालाल जी मैं आप पे भी डाल रहा हूँ जिम्मेवारी, आप वहाँ से हंस रहे हो। सब लोग आइए, आप हमारे सहायक हो, आप हमारे सारथी हो, अपन एक दूसरे का पूरक है। मैं नेता पे, आप पे दोष लगाऊँ, आप मेरे पे लगाओ, कुछ नहीं होने वाला है। 70-75 साल हो गए वहाँ के वहीं। तो ये अपन सब मिलकर ऐसा प्रयास करें, जो हमारी जायज़ मांगे, मैं आपकी हर चीज़ जायज़ है। तो मैं तो सोचता हूँ अपन सब जो यहाँ बैठे हुए हैं पूरे राजस्थान के एक सोच के आदमी हैं, सब शिक्षित हैं, सब समझदार हैं, शिक्षित, समझदार, संगठित और बहुसंख्यक आदमी को अपना अधिकार कब मिलेगा, ये अपन सब चर्चा करेंगे। और मैं आशा करता हूँ भविष्य में जो भी मीटिंग रखेगी ये संस्थान, हम लोग आएंगे और कुछ न कुछ नतीजे पे पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे कई विधायकगण जल्दी जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो 1 मिनट में बात ख़त्म कर सकता है उसको मैं पहले बुलाऊंगा, और जो डिप्टी CM साहब के बाद में बोलना चाहे उसको बाद में बुलाएंगे, सबको अवसर मिलेगा। माननीय विधायक जी हरीश मीणा साहब जो अभी बता रहे थे कि 69 विधायक, वही बात मैं बोल रहा था। हमें ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हम इस आयोजन में ये सोच रहे थे कि 10-5 विधायक आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हम 20 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और 69 तक हम पहुंच के रहेंगे। आपको विधानसभा के गेट पर 69 को हम एक साथ इकट्ठा करेंगे। तो मैं विक्रम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप समय को ध्यान में रखते हुए, आप युवा और पहली बार विधायक हैं, कृपया आप हमें सूक्ष्म में संबोधित करें। आप सभी को जय भीम। जैसे बताया हमारे भाई साहब ने कि जल्दी से बोलना है, मैं तो यही कह रहा था साहब, अभी नया नया मैं MLA हूँ, लोग पहचानते भी नहीं हैं, और अभी भाषण देना ज़्यादा आया नहीं, लेकिन जो भी सुन रहा था, मेरे से ज़्यादा मंच पर जितने बैठे हैं सभी वरिष्ठ हैं, मेरे सबसे जूनियर मैं ही हूँ, और इन्होंने एक बात कही कि सब साथ रहना चाहिए और सबको आगे लेके चलना चाहिए। कुछ लोग मुझे जानते होंगे, मेरे परिवार को जानते होंगे, तो मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ जो विधायक बना मेरे परिवार में, और सबको साथ लेके चलने की बात है। जब भी ये बात यहाँ तक आई कि मैं तीसरी पीढ़ी के अंदर विधायक बना और परिवार में 8वीं बार विधायक हुए। आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी
आपसे यही कहना चाहूँगा, जैसे मेरे परिवार ने सेवा की और बाबा साहब के कदमों पे चले, वैसे ही मैं चलूँगा। और आप सब जब भी कोई काम हो, कभी भी कोई बात हो, मुझे बुलाए, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। ये कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना जोरदार शानदार कार्यक्रम रखा और सबको एक मंच पर लाकर ये संदेश देने का अपन ने मैसेज दिया प्रदेश में कि हम सब एक साथ बैठकर ST SC के हितों की रक्षा कैसे करें। मंच पे विराजमान आदरणीय डिप्टी CM साहब, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का समय लेकर सामने जो विराजमान सभी अधिकारीगण, मंच पे विराजमान सभी नेतागण, अभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में चर्चा हो रही थी कि हमारी राजस्थान की विधानसभा में बाबा साहब की मूर्ति नहीं है और हाई कोर्ट के अंदर परिसर में भी हमारी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर बहुत जिम्मेदार 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमारे मुख्य सचेतक आदरणीय गर्ग साहब और डिप्टी CM साहब, और टोटल 69 विधायक हम आज की तारीख में राजस्थान विधानसभा में हैं। अगर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपन दोनों ये प्रस्ताव लेकर राजस्थान की सरकार को सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से बाबा साहब की मूर्ति राजस्थान की विधानसभा में इसी सत्र में लग सकती है। बाबा साहब की मूर्ति जो हाई कोर्ट के बाहर एक कोने में हमारी मूर्ति लगी हुई है, उसको भी अंदर कैसे लगे। अगर सभी मिलकर इस काम को करेंगे तो ये काम असंभव नहीं है। हम में एकता का अभाव है। अगर हम 69 सारे MLA मिलकर राजस्थान की विधानसभा में ST और SC के हितों की अगर लड़ाई लड़ेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है जो हमारी बातों को नहीं माने। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। आप सबके आशीर्वाद से हम MLA MP जरूर बन जाते हैं, लेकिन जब आपके हित की कोई बात आती है तो फिर आपकी बातों को हम अनदेखा कर देते हैं। इसलिए हमको सुनना पड़ेगा। मेरे महुआ में एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। एक पालोदा गांव में, वहां पर एक प्रेम हरिजन, एक अंधा व्यक्ति रहता है जिसके पास रहने के लिए जगह तक नहीं है। मेरे से पूर्व वहां जब विधायक हुआ करते थे, वो चुनाव जीतने के बाद खुद का टिफिन लेके उस व्यक्ति के घर जाकर और उनके हाथों से उन्होंने खाने का काम किया और अपना आप को इतना चर्चित किया मीडिया के माध्यम से कि मैं दलित के प्रति मेरी बहुत अच्छी भावना है। लेकिन खाना खाने के बाद वो विधायक महोदय पूरे 5 वर्ष तक उस व्यक्ति का हाल चाल ये देखने तक नहीं पहुंचे कि उसकी स्थिति क्या है। मैं जब वहां पर गया, मुझे जब जानकारी मिली तब मैं कुछ नहीं था, तो मैंने देखा वो व्यक्ति अंधा था, उसके बाद सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं था। तो मैंने तय किया था कि सबसे पहले इस व्यक्ति की दिशा को देखते हुए इसको रहने की व्यवस्था की जाए। हमने वहां पर 3 दिन बाद ही सारे पटलों के साथ मिलकर उसको घर बनाने का काम किया और 3 महीने में उसको पक्का मकान बनाकर हमने उस व्यक्ति को दिया। उसकी, हमारा देश को 75 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन उस प्रेम हरिजन की सुख सुविधाओं के लिए उसके अंगूठों की निशानी तक खत्म हो चुकी थी। मैं उसको डॉक्टर्स के पास लेके गया, डॉक्टर से पूछा इसकी निशानी कैसे आएगी, कि साहब इसके वैसलीन लगाओ, 6-7 दिन में अगर कुछ हो सकता है तो संभावना हो सकती है। मैं स्वयं उसको लेके गया, 6-7 दिन तक हमने उसके हाथों में वैसलीन लगाई और भगवान की कृपा और बाबा साहब का ऐसा आशीर्वाद मिला। 7 दिन बाद दोबारा जब उसको ई मित्र पे लेके गया तो उसकी अंगूठे की उंगलियों में निशान आ गए और उसको सारी सुविधाएं हमने प्राप्त कराई। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब राजस्थान के विधानसभा में 60 MLA हम पहुंच चुके हैं तो क्यों नहीं समाज की रक्षा हम क्यों नहीं कर सकते। यह अधिकार हमको दिया है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। डिप्टी साहब यहां बैठे हैं, CM साहब, जोगेश्वर गर्ग साहब यहां पर बैठे हैं। आप सबसे बड़ी कड़ी हो राजस्थान की विधानसभा में आज की तारीख में, और अगर आपने तय कर लिया 69 MLA को एक साथ बैठाकर
हमारे दलित के समाजों के जितने भी हमारे काम है एसटी एससी के, उनको अगर हम एक साथ मिलकर राजस्थान की सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सारे काम होंगे। और ये एकता बहुत जरूरी है। आज मंच पे बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आए हैं। निश्चित रूप से अगली बार और कोई कार्यक्रम करोगे तो इसकी संख्या बढ़ेगी। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, पूरे 5 वर्ष तक एसटी एससी के हितों की रक्षा के लिए हमेशा राजस्थान की विधानसभा में हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे ताकि आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हक अधिकार की हम बात करें और हमारा भी उद्देश्य है, जो राजनीति में है, सबका उद्देश्य एक ही होता है। हम सब लोग मिलकर एक ही काम करेंगे। इस मौके पर मैं ज़्यादा नहीं बोलकर आप सब लोगों को मेरी तरफ से पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। हमारे डिप्टी सीएम साहब को जाना है, लेकिन मैं हमारे अध्यक्ष साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके स्वागत में सूक्ष्म में संबोधित करेंगे आदरणीय रवि प्रकाश मेहरा साहब जी, हमारे अध्यक्ष साहब। संबोधन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रितु बानावत जी। आप सभी को पहले तो जय भीम। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ, जिनकी वजह से ही और जिनके नाम पर ही आज हम इस मंच पर खड़े हैं। सम्मानित मंच, क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम से विदा ले रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होगा। और सभी माननीय विधानसभा के सदस्यगण, विधायकगण, मंत्रीगण और इस समाज को, इस कम्युनिटी को एक नई दिशा और दशा देने वाली समस्त सरदारी को प्रणाम करती हूँ। आपको ये कहूँगी कि अभी लगातार बात आ रही थी डर की, और मैंने तो कहीं सुना था कि डर के आगे जीत है, और इसलिए मैंने दोनों पार्टियों को पटक देकर अपनी जीत सुनिश्चित की। और बाबा साहब का आशीर्वाद ही मेरे साथ था, मेरे माता पिता का और समस्त जनता का आशीर्वाद था कि भरतपुर संभाग की सबसे बड़ी जीत मैंने दर्ज की। देखिए, हम सब एक होने की बात लगातार वक्ताओं ने कही, कई वरिष्ठ विधायकों ने भी कही, लेकिन जब हम धरातल की बात करें तो धरातल पर जब हम एक होने की बात आती है तो हम सब इस हार की तरफ फैले हुए नजर आते हैं। अब आवश्यकता यह है कि हम सबको मुट्ठी बनना पड़ेगा, तब जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। आपको एक उदाहरण देती हूँ कि बयाना विधानसभा जिससे मैं जीत कर आई हूँ, उस विधानसभा में एक नन्नू वाल्मीकि की हत्या हो गई, और क्योंकि वो रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट से दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों में लगभग 10 से 15 दोनों पार्टियों से टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन जब न्याय दिलाने की बात आई तो मेरे अलावा कोई भी उस वाल्मीकि परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये कितनी विडंबना की बात है। और मैंने उनके साथ लड़कर न्याय दिलवाया, और जो भी सुविधाएं उनको हो सकती थी, जो भी लाभ मिल सकता था, वो दिलवाया। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि जब यहाँ हम सब बात करते हैं कि हम एसटी एसटी की एक ताकत बने, लेकिन यहाँ से बाहर जाकर क्या बात करते हैं कि हम ये समाज के, हम वो समाज के, हम वो समाज के। ये कहाँ तक ठीक है? और मैंने तो क्योंकि मेरा लगातार क्षेत्र में बनी रहती हूँ, जनता से सीधा जुड़ाव भी है, मैंने देखा, क्योंकि जब जोगेश्वर भाई साहब भी कह रहे थे कि एसटी एसटी के विधायक की बात होती है तो बात आती है कि हमें सीधा साधा और उल्टा चाप चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन आपको बात बताऊं कि अगर हम प्रयास करते हैं
जनता से जुड़ाव करते हैं तो वो परिभाषा भी बदलती है, और मेरे बयाना की विधानसभा की जनता ने ये परिभाषा बदल के दिखाई है। क्योंकि ये बड़ी बात होगी कहना, लेकिन पढ़े लिखे विधायकों में गिनती की जाए तो मैं भी आपकी दया से, मेरे माता पिता ने भी कम नहीं पढ़ाया, डॉक्टरेट हूँ, LLB हूँ, MA हूँ। तो पढ़े लिखे होने का फायदा क्षेत्र की जनता ने भी मुझे दिया, लेकिन मैंने देखा है कि राजनीतिक प्रभुत्व की हम बात करें तो हमारी बातें क्यों नहीं पूरी हो पाती, कि हमारे जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो 4 लोगों से घिरे हो जाते हैं और उन 4 लोगों के पास ही गुलामी करने लग जाते हैं। लगातार बयाना विधानसभा का ये रिकॉर्ड रहा। मैंने कई बार देखा, अभी एक विधायक बनने के बाद एक बस्ती का कार्यक्रम था जिसमें जाने का मौका मिला, तो वो लोग कह रहे थे कि हम बहुत समय से हैंडपंप एक नहीं लग पाया। अच्छी खासी बस्ती थी, करीबन 500,000 वोट थे, SC समाज की बस्ती थी, और लगातार 10 सालों से SC समाज के विधायक वहां हो सकते हैं तो वही थे, उन्हीं के समाज के थे, लेकिन उन्होंने अपनों की पीड़ा को भी नहीं समझा। तो ये समझने की बात है कि जो हम लोग चुन के भेज रहे हैं वो व्यक्ति हमारी बात को, हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए योग्य है या नहीं, ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। और क्योंकि वक्ता भी बहुत है, मौसम भी बिगड़ रहा है, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ऋतु बनावत विधानसभा के सदस्य मुझे जनता ने बनाया है। जब जब जरूरत होगी समाज को, तब तब आपकी आवाज बुलंद करने में, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है, आपके स्वाभिमान का डर है, आपके स्वाभिमान को बनाए रखने की बात है। तो मैं आपके हितों की सुरक्षा के लिए सदैव खड़ी रहूंगी आपके साथ। और आपने यहाँ बुलाया, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी। पहले भी एक कार्यक्रम में आना हुआ जब नववर्ष का कार्यक्रम हुआ, और आज भी मेरा आना हुआ, तो मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि आपने ये मंच तैयार किया। और एक बात अभी और ध्यान में आई कि सब जने कह रहे थे कि विधानसभा में मूर्ति नहीं है, और अभी मुख्य सचेतक साहब भी यहाँ बैठे थे। कोई भी पार्टी विप जारी करती है, आपने सुना होगा, अगर हमारे समाज की विप जारी हो तो उसका उल्लंघन कोई विधायक कर सकता है क्या? तो मैं तो कहूंगी कि संस्थान की ओर से ऐसी विप जारी होनी चाहिए जहां पर अधिकारों की बात हो, सबको एक जागत पर आना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगी, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में एक और विधायक राम साहेब वर्मा जी, विधायक निवाई, आपसे भी अनुरोध है कि हमें संबोधित करें। वर्मा जी। सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूं कि जिसकी वजह से आज इस मंच पे हूं। परम सम्मानीय हमारे मेहरा साहब बनवारी जी, हमारे महासचिव GL वर्मा जी, कोषाध्यक्ष सक्करवाल जी, और सभी अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे अधिकारीगण, मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, सभी विधायक महोदय। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस संस्था की वजह से आज मैं विधायक हूं। ये सब इस संस्था का ही है। मैं पिछले 7 साल से यहाँ कोषाध्यक्ष रहा था, और मुझे अगर टिकट मिला है, चाहे 2018 में मिला हो, चाहे 23 में मिला हो, इस संस्था की वजह से मिला है। अभी बनवारी जी मेरे से कह रहे थे कि यहाँ से कई विधायक निकले, कई सांसद निकले, लेकिन इस संस्था का जो योगदान रहा 2008 के बाद में लगातार, ये हमारी अनुसूचित जाति संस्था की एक यूनिवर्सिटी हो गई, जहाँ से निकलने के बाद में राजनीतिक क्षेत्र में हम जाते हैं। और आज मैं विधायक बनाऊं, इस संस्था की वजह से बनाऊं, आप लोगों की ताकत की वजह से बनाऊं। लेकिन हम लोग, वो कहते हैं ना, जाति है कि जाति नहीं है। चाहे वो डेल्टा प्रकरण रहा हो, चाहे वो आपका जालोर वाला प्रकरण रहा हो, चाहे आपका वो थानागाजी वाला प्रकरण रहा हो, हम सब लोग संगठित हो ही नहीं पाए। और आज भी हम संगठित नहीं है। भले ही हम बात कर लें
हमारे जो वकील साहब हैं बाजार नगर रहते हैं, उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन ये जो हाईकोर्ट सर्किल पे हमने भी धरने प्रदर्शन किए, लेकिन आज भी वो नहीं लग पाई मूर्ति, और उसका नाम हाईकोर्ट सर्किल ही है। हम लोग मंचों पे तो ये बातें कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ये जो बता रहे हैं वो चीज़ पे हम धरातल पे उतर नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? हम लोग सब स्वार्थ में मरे हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ संस्था से कि हमारा जो पदेन अध्यक्ष है भजनलाल जी रोलन, वो सामने बैठे हैं, तो कम से कम पदेन अध्यक्ष को तो मंच पे ही बैठना चाहिए। और मैं भजनलाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप पधारें, क्योंकि सब अध्यक्षों को नहीं बिठा सकते, लेकिन पदेन अध्यक्ष को तो कम से कम बिठाना ही चाहिए। ये हमारा प्रोटोकॉल है। जिस संस्था में मैं 7 साल काम किया, वैसे तो मैं इस संस्था से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं मेंबर सदस्य से रह करके कोषाध्यक्ष तक मैं पहुँचा हूँ। केवल महासचिव और अध्यक्ष नहीं रहा, बाकी मैं सब पदों पे रहा हूँ। इस संस्था की वजह से आज मैं विधायक बना। जब भी कभी आंदोलन हुआ हो, चाहे वो 2 अप्रैल का रहा हो, उसका हमने संचालन किया। हर कार्यकाल जो भी होता है 3 साल 4 साल का, कोरोना काल की वजह से हमारा कार्यकाल 7 साल का रहा, और इससे पहले 7 साल का हाडिया साहब और इनका कार्यकाल रहा, वो बाबा साहब की मूर्ति की वजह से। कार्यकाल किसी का भी रहे, काम सब करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन इस संस्था ने जितना दिया, अगर उसका ऋण हम चुकाएंगे तो भी नहीं चुका पाएंगे पूरे जीवन भर। और आने वाले समय में तो जो हमारे अधिकारीगण सामने बैठे हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से संस्था को सहयोग करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि यहाँ के जो हमारी मेंबरशिप बढ़ी, आज की करीब 60-65 हज़ार जो इसकी मेंबरशिप है, आज ये संस्था इसी वजह से चलती है। मैंने कोषाध्यक्ष रहते हैं वो कार्यकाल में देखा कि हम बिजली का बिल जमा नहीं करा पा रहे थे। उसका कारण क्या कि इनकम ऑफ सोर्स कोरोना काल में हुई नहीं, मेंबर हमारे बने नहीं, आयोजन इतने हुए कि वो आयोजनों में पैसा बहुत खर्च हुआ। तो मैं तो आप सब लोगों से यही निवेदन करता हूँ, हमारा एक उद्देश्य रखें, हमें राजनीतिक क्षेत्र में जाएं, क्योंकि बिना राजनीति के बाबा साहब ने कहा कि जब तक हमारी बात को लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में उठाने वाला नहीं होगा, जब तक कोई समाज के सुनने वाला नहीं है। भले ही हम अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें, लेकिन ये जो जाति है कि जाति नहीं है, इसी वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है। हम लोग भी जातियों में बटे हुए हैं, ये बड़ाई है, ये रेगर है, ये पेरवा, ये खटी गई है। तो इस संस्था के मैं जो भी पदाधिकारी उनसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में जब भी हो टाइम पे चुनाव हो जाए, और इनमें सभी का चाहे रोटेशन प्रणाली पे हो, क्योंकि जिस जाति के वोट ज़्यादा होते हैं उसी जाति का अध्यक्ष बनता है। तो ये जो परंपरा है, फिर हम बाबा साहब के लिए काम नहीं कर रहे, फिर हम जाति समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस पर भी आप ध्यान देंगे। विधानसभा के अंदर जो भी आप बताएंगे, चाहे धरना प्रदर्शन, अभी हरीश जी कह रहे थे कि कभी हम इकट्ठे नहीं होते और कभी देखेंगे हम आएंगे। मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो विधानसभा के गेट के ऊपर आपके ऊपर बैठा हुआ मिलूंगा। चाहे कितने आंदोलनों में, गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी मैंने आंदोलनों में भाग लिया, दूरदर्शन में मैं था, लेकिन मैंने हमेशा इस संस्था के लिए काम किया और आने वाले समय में आप लोगों के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मैंने 20 विधायक बताए थे आपको, लेकिन महेंद्र पाल मीना जी जो जम्मा रामगढ़ के विधायक ने आकर के इसको 21 कर दिया है, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी हमें सूक्ष्म में संबोधित करें। जय भीम, जय जवाहर। भारत माता की, भारत माता की। आज डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रवि प्रकाश जी मेहरा जी, महासचिव जी एल वर्मा जी, अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान के अध्यक्ष भाचंद मीणा जी, महासचिव जी एस सोमाओ जी, समस्त मंचासीन गणमान्य अतिथिगण और सामने विराजमान हमारे सभी समाज ST SC के संयुक्त मोर्चा के
मेरे मोटी से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं, युवा साथियों, माताओं बहनों, साथियों, आज ये कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही अनुकरणीय कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि समय की मांग के अनुसार हमने सबको संगठित होकर हमारे अधिकारों के लिए हमें लड़ना है। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हमारे अधिकारों को कोई भी हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो संगठित होता है, ताकतवर होता है, उसकी सरकारें भी सुनती है। और जब तक संगठित होंगे तो सरकारें को झुकाना समाज की ताकत होती है। आप सबकी आशीर्वाद से और बाबा भीमराव अंबेडकर के जो संविधान ने हमें जो ताकत दी है, उस ताकत से आज हम सब आपके बीच में खड़े हैं। आज हम सब खड़े हैं तो उनकी देन है, हमें उस चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमने आप सबके प्रतिनिधि हमें विधानसभा में भेजा है, उस विधानसभा में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ भी अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई भी हितों के लिए कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उस लड़ाई के लिए आपके भाई, आपके बेटा हमेशा आगे आकर खड़ा मिलेगा। चाहे कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला हो, चाहे हमारे आरक्षण का मामला हो, चाहे हमारे जो बैकलॉग का मामला हो, और चाहे हमारे सीटों में अन्य समाज से द्वारा भर दिया जाता है उसका मामला हो, हमें हमारे अधिकार की लड़ाई के लिए आपका ये भाई, हम सब मिलकर आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये विश्वास देते हैं। आप सब ने हमें बुलाया और मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगली कड़ी में मैं श्री राजा राम मील साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप भी हमें संबोधित करें। आज हमारे जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष हमारे रवि प्रकाश जी मेहता डीजी साहब, महासचिव वर्मा जी, इनके साथीगण, बहुत से आज तक इस सोसाइटी में पहले भी रहे अध्यक्ष महोदय और साथी मित्रगण, आज जो भी यहाँ आए, उप मुख्यमंत्री भी आए, विधानसभा सचेतक भी आए और जो भी एमएलए पधारे, SC ST के और सामने बिरादे हुए मित्रों, दोस्तों, पत्रकार साथियों, मैं पिछले 24 साल से जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ। 17 साल से SC ST OBC और माइनॉरिटी का एक संगठन है आरक्षण अधिकार मंच, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ, जिसमें सत्यनारायण सैनी हमारे संरक्षक थे, ये अकोलिया जी संरक्षक थे, वो बीच में से आज हमारे नहीं रहे। और भारतीय किसान यूनियन का भी मैं पिछले 5 साल से अध्यक्ष हूँ। मित्रों, दोस्तों, बहुत से बड़े क्षण है, जो समस्या बिल्कुल सामने आती है, एक हो जाए, एक होने में बड़ी भारी प्रॉब्लम और दिक्कत है। हर जगह समस्या आती है कि इसकी लड़की निकालो, इसको हरा लो, इसको जिता दो, सरपंच से लेकर के दुवेशा चालू हो जाती है और ऊपर तक वो जो समस्या चलती आती है वो रहती है। आज इस संस्था की देन बहुत बड़ी है देश के अंदर। आज सामने जो भी विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे और जो देश के अंदर पूरे में सर्विस करते हैं, पढ़े लिखे हैं, आर्थिक वर्ग से होने की वजह से बेनिफिट मिला। आप लोगों की ताकत रही कि आप लोगों ने खर्चा करने के अंदर सहयोग किया और इतनी बड़ी संस्था आज खड़ी करी। कल वर्मा जी ने मेरे को फोन किया, तब मैंने कहा कि ये आपकी जो संस्था है, इसका बहुत बड़ा सहारा है समाज को और इससे जुड़े हुए लोग जो समर्पित रह करके काम करते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में पिछले 20 साल से हमारे घनश्याम तिवारी जी जब एजुकेशन मंत्री थे, तब इसमें कोई इस तरीके का विधेयक ला के विधानसभा में ऐसा डाल दिया था कि SC ST का आरक्षण को उसमें मैनेजमेंट मर्सी पे होगा
और ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा। 20 साल की लड़ाई के बाद वो बात हमने अब खत्म करवा दी। वो अब की बार विधानसभा में आकर के वो खत्म हुई है कि मैनेजमेंट क्या है। इसका बीसी एक्टिव जज है हाई कोर्ट का, पैटर्न सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव जज है, और यहाँ का सीनियर आरएस इनकी नौकरी करता है, रजिस्ट्रार है। वो जो मैनेजमेंट समिति है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बच्चे भर्ती होने के बाद बची हुई सीटें वो हमारे को देते हैं। पूरे देश के अंदर 70, 75 या 65, 70 ही परिवार होंगे जिनके परिवारों से हाई कोर्ट के वकील कोर्ट से जज बनकर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। बाकी किसी का कोई नंबर नहीं आता। हमारे और आपके कोई भी अगर भूला भगटा प्रमोशन से आते हैं तो वो 3 साल से ज्यादा रह नहीं सकते। 2 साल कंफर्म नहीं होता, 1 साल कंफर्म होने के बाद वो कुछ वो कर नहीं पाता। तो बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। जो आज 13% देश के अंदर लोग हैं उनका 10% आरक्षण हो गया। आज SC ST तो फिर भी जिंदा है, मारने की तकलीफ कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन ओबीसी को तो बर्बादी को लेके जा रहे हैं। 10-11% से ज्यादा ओबीसी को कुछ मिलता ही नहीं है। हर जगह ओबीसी कटती है, जहाँ जिस जगह कहीं भी हो वही ओबीसी कटती है। अपना SC और ST का बैकलॉग है, इससे बेनिफिट है। ओबीसी का भी बैकलॉग है लेकिन लागू नहीं करते हैं। बहुत बड़ी भारी समस्या है, बड़ी परेशानियां हैं। आप लोगों ने कहा अम्बेडकर जी की मूर्ति जो है सर्कल पे मूर्ति लगी हुई है, उसका भी सर्कल का नाम हाई कोर्ट सर्कल बोलते हैं, शायद अम्बेडकर सर्कल बोलते हैं। इतनी तकलीफ लोगों को है। बात आई कि विधानसभा में मूर्ति क्यों नहीं लगे। बहुत जरूरी है कि जिसने हमारे को संविधान दिया देश के अंदर, उस आदमी की मूर्ति जगह जगह है, हर रोड पे, हर गांव और शहर में मिल जाएगी। लेकिन विधानसभा हमारी राजस्थान की है, वहाँ भी होनी चाहिए। मन्नू की मूर्ति की भी बात आई तो बहुत सी समस्या, बहुत सी परेशानियां हैं कि समाज में SC ST OBC और माइनॉरिटी मिलकर के हम लोग 85% से ऊपर हैं। फ्रैक्चर मारता है, द्वेषा मारती है। मैं पिछले 25 साल से मिला हुआ हूँ। आप लोग हमारे से लगते हैं, हमें आपका सा समझने लगे हैं। आने वाला समय आपका और हमारा होगा, बढ़िया समय आएगा, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जा रहे हैं। हम किसी के भरोसे नहीं है। आप जो कर रहे हो करते जाओ, लगे रहो, और फिर वक्त आएगा और हम आगे निकलेंगे। धन्यवाद, मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं आभारी हूँ इस अम्बेडकर सोसाइटी की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया बैठे रहें। जी स्वागत हो रहा है। ये सुबह बारिश आई है, उसका पानी है और हवा के झोंके से आया अभी। आप डरे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और विधायक, युवा विधायक संघर्षशील विधायक विक्रम बंसीवाल साहब, सिकराय के हमारे विधायक हैं। कृपया आप भी आगे पधारें और आपके स्वागत के लिए ये नंदलाल मीना जी आयकर विभाग वाले, उनकी टीम मैंने देखा नहीं है, आ जाए। JP मीना जी, हेमंत कुमार चाहल जी, डॉक्टर अर्चना वर्मा, कृपया जल्दी पधारें। गजानन वर्मा जी, मीना जी आप जल्दी करें थोड़ा। विक्रम बंसीवाल जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित किया। आगे आगे
ये जोगाराम जी, श्यामलाल जी पाली वाले हैं, आप भी स्वागत के लिए आ जाए मंच पर। लक्ष्मण राम जी, श्यामलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साफा सही पहना रहे थे, ये भी जाने ही वाले थे, विधायक में रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने पहले बताया, वर्तमान विधानसभा में अनुसूचित जाति के जो युवा विधायक चुन के आए हैं, उनमें हमारे संजय जाटव साहब जो बसेड़ी से चुन के आए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी हमें संबोधित करें। संजय जाटव साहब। जय भीम। सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे विधायकगण, मंत्रीगण, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी से हमारे अध्यक्ष जी विकास मेहना साहब, बनवारीलाल गैरवा जी, दयानंद सक्करवाल जी, GL वर्मा जी एवं अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान जयपुर से भी आए हुए पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मेरे समाज से बैठे हुए चाचा भैया, सभी को जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। समय का अभाव है, ज़्यादा ना कह के कुछ शब्द ही बोल पाऊँगा। वैसे SC/ST के लिए 59 सीटें हैं अपने राजस्थान में, 9-10 हम लोग जनरल से भी जीत के आते हैं, तो टोटल मिला के 69 हो गए। यहाँ सभी पार्टी के हम बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे ही अनुरोध करूँगा, अपने साथीगण विधायकों से, मंत्रियों से, कि हम सदन में जनतंत्र और लोकतंत्र से चुनकर के सदन में हम पहुँचे हैं, वहाँ हमारे साथ मतभेद नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी से कौन है क्या है। वहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रखनी है, SC/ST माइनॉरिटी कि इनका कैसे हम विकास कर सकें, इनकी बात को हम कैसे उठा सकें, चाहे वो सत्ता पक्ष उठाए चाहे विपक्ष पक्ष उठाए, लेकिन हमें एक जाजम पे बैठ करके एक मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे, तब जा कर के हम अपने समाज की भलाई का, विकास का एक नया ढांचा तैयार कर पाएंगे। हम लोगों को चुन के भेजा गया है, SC की सीट पे या ST पे कोई भी चुनाव लड़ता है, हम भाई भाई चुनाव लड़ते हैं समाज के, एक चुन के जाता है। वैचारिक मतभेद हो, लेकिन ऐसे मतभेद मत रखो जिससे समाज में भी खाई बने और वहाँ का वातावरण भी खराब हो। मैं तो आपके मंच के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हम कोई भी जो फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन हो, चाहे आप इलेक्शन के नॉमिनेशन ले लो, उसमें 3 चीज़ जरूर आती हैं। पहले आएगा धर्म, फिर आएगी जाति और फिर आएगी उपजाति। संविधान में ऐसा ढांचा तैयार कर दिया। मैं चाहता हूँ, चलो ठीक है, धर्म आ गया, जाति आ गई, लेकिन उस फॉर्म में से अगर उपजाति हट जाएगी तो हम सब एक सशक्त हो जाएंगे, एक मुट्ठी बन जाएगी हमारी। मेरा मानना ये, जिस दिन हमारी उपजाति हट जाएगी, हमारा बंटवारा भी हट जाएगा, हम सब एक हो जाएंगे। हमारे मुख्य सचेतक जी बैठे हैं और इनके यहाँ मैं 1 साल जालोर पढ़ के भी आया हूँ, मैंने उनको बताया भी था। तो मैं आपके माध्यम से, आप ही हमारी आवाज़ बनोगे। हम चाहते हैं कि जो 69 हम लोग हैं, हमारी बहन भी है नौचम चौधरी जी आई हैं, हम चाहते हैं कि 69 हम आपको ही अपना मुखिया मान लेते हैं। आप हमारी बात उठाएं, हमें हमारे विकास, हमारे समाज के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करवाएं, जिससे समाज को सही दिशा और दिशा मिल सके। पार्टी कोई भी हो, एक आधार मिलता है हम लोगों को, लेकिन चुनाव तो आप लोग जिताते हैं, जनता जनार्दन जिताती है, अपने लोग जिताते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कभी कि आज हम आपके सामने हैं, चाहे वो नौकर पेशा आदमी हो चाहे राजनेता हो, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन से पहुँचे हम यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन। वो थे तो हैं आज। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, बोलने का मौका दिया।
सभी को जाजम पे ला करके परिचय भी हुआ सबसे और सबका मान सम्मान भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का तहे दिल से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।